और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, हम पूरा डिकोड करेंगे कि ये जो एआईएफ है वो है क्या, म्यूचुअल फंड और इसमें फ़र्क क्या है, और एआईएफ के ज़रिए निवेश जो है वो किस तरह से मुमकिन होगा। 2023 में किस थीम पर हम बाज़ार थिरकेंगे, ये भी हम बात करेंगे। और इन सब को जानने के लिए हम बहुत सारे अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अमित कुकरेजा हैं, जो कि फाउंडर हैं और अमित कुकरेजा एडवाइजरी के, और हेमंत रुस्तगी साहब हैं, सीईओ हैं वाइज इन्वेस्ट के। हेमंत जी और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हेमंत सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या है ये एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? जी प्रशांत, देखिए, अगर हम एएफ की बात करें तो बेसिकली प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स कहेंगे इसको। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनका एचएनआई बोले या अल्ट्रा एचएनआई बोले, उस तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं वो एआईएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ का होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना मिनिमम होगा तो वो एक आम निवेशक की पहुंच से दूर है। ये 3 तरह के फंड्स होते हैं बेसिकली, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में आते हैं जो फंड जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको हम वेंचर फंड्स बोलते हैं या एंजल फंड्स बोलते हैं, या जो इंफ्रा फंड्स हैं। कैटेगरी 2 के जो फंड्स हैं उनको बोलते हैं जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, डेट फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, इस तरह के जो फंड्स हैं। और कैटेगरी 3 के जो फंड्स हैं वो बेसिकली है जो जिनको हम हेज फंड्स बोलते हैं, वो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो ये, जैसा मैंने कहा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो जनरली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसमें लेवरेजिंग भी होती है, उसमें अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टिंग होती है, और वहाँ पे शॉर्टिंग भी होती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक वही उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा रकम हो इन्वेस्ट करने के लिए, और जिनका रिस्क प्रोफाइल ऐसा हो जो काफ़ी रिस्क ले सके। क्योंकि अगर हम, जैसा आपने कहा कि अगर हम इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, तो म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। वहाँ पे आप 500 रुपये से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और यहाँ पे एक मिनिमम आपको 1 करोड़ चाहिए। उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उस तरीके से वो बहुत ही सिंपल है। और अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ कुछ पैरामीटर्स पे, तो यहाँ पे चार्जेस एएफ में ज़्यादा हैं। वहाँ पे टैक्सेस जो है, जैसे स्पेशली जब हम कैटेगरी 1 और 2 की बात करें, तो वो पास थ्रू व्हीकल्स है, यानी जो भी गेन होते हैं वहाँ पे वो पूरा का पूरा जो टैक्स है वो निवेशक को देना पड़ता है। तो अगर आप उस हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप जान सकते हैं कि आपका जो टैक्स जो है वो आउटगो 40% के करीब तक भी जा सकता है। जबकि उसके मुकाबले में अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कंसेशन रेट पे आप अपना टैक्स पे करते हो। तो कह सकते हैं ब्रॉडली कि म्यूचुअल फंड जो है एक आम निवेशक के लिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम निवेशक ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर भी, क्योंकि अलग तरह के फंड है, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड और डिफरेंट स्ट्रेटजीज के फंड है। लेकिन जो एआईएफ जो है वो प्राइमरीली जो है उन निवेशक के लिए है जो काफी बड़ी रकम बना सकते, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई कि आखिर क्यों इसे अमीरों का फंड कहा जाता है, और जैसा आपने कहा कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ही इसमें जुड़े हैं। और अमित जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि एक ट्रेंड ये भी रहा है कि डेट फंड से जो है वो रुझान जो है वो इस ओर बढ़ा है, तो इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, ये तो एक हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ फंड्स है, तो डेट फंड से यहाँ पे कोई इमीडिएटली तो नहीं आया होगा, जितना मैं समझता हूँ एक इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। तो जो आदमी डेट फंड से रिस्क लेके या रिस्क उठा के किसी नेक्स्ट लेवल की इन्वेस्टिंग में जाना चाहता है, तो उसके लिए वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होता है। उसके बाद अगर रिस्क लेवल को वो और उस एक्सपोजर को वो अपनाना चाहता है, तो उसके पास स्टॉक्स पोर्टफोलियो होता है, पीएमएस होता है। उसके भी ऊपर अगर उसको रिस्क प्रोफाइल चाहिए तो फिर वो एआईएफ कैटेगरी में जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है वो ऑलरेडी पिछली 3 या 4 कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर चुका है, और वहां पे शायद उसको इतना एक्साइटिंग नहीं लगा है, शायद उसको इतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला है, या उसको उसके एक्सपेक्टेशन से मैचिंग रिवॉर्ड नहीं मिला है, तभी वो एआईएफ में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लेने के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है।
बिल्कुल। हेमंत जी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जैसा आपने कहा, ज़रा इसको और विस्तार से आप बता पाएँ किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये जैसे आप कह रहे हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड लोगों का फंड बन गया है और अमीरों का फंड जिसे कहते हैं वो बन गया है, तो ज़रा इस पर रोशनी डाल पाएँ आप। जी देखिए, अगर हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जैसे एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है बेसिकली। और अगर हम जैसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, जैसे मैंने कहा, उसमें आम निवेशक, बहुत सारे इन्वेस्टर, सिंपल स्ट्रेटेजी वाली जो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ पे इसका पर्पस सिर्फ ये था, जैसे मैंने कहा, इसको 3 कैटेगरी में बनाया गया है। देखिए, ऐसी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थी, जैसे अब अनलिस्टेड कंपनी में, स्टार्टअप में जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये ऑब्वियसली ये आम निवेशक के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर इसका आप मिनिमम थ्रेशोल्ड नीचे रखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आम निवेशक, क्योंकि जब उनको लगेगा कि जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो स्टार्टअप है, उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि उसके अंदर वो इन्वेस्ट किए। तो आई थिंक यहाँ पे कोशिश ये की गई थी कि जो सोफिस्टिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो एक आम निवेशक से उसको आपको दूर रखना है। तो इसी के लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। और जैसा मैंने कहा, इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो पॉपुलैरिटी की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो कैटेगरी 2 वाले हैं। जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड है, फंड ऑफ फंड, डेट फंड्स, इस तरह के जो फंड्स हैं वे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इसका बनाने का मकसद यही था कि जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है इन्वेस्टमेंट में, उसको एक बहुत कम निवेशक ही इन्वेस्ट उसमें कर पाए, जो उसके रिस्क को समझें, या उनके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर उसमें कुछ नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है, तो वो उसको झेल पाए। तो आई थिंक पर्पस ये था कि इसको जो आम निवेशक है उससे दूर रखा जाए। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता, वहां पे भी हम देखते हैं सेक्टर फंड है, थीमेटिक फंड्स हैं, या जो स्मॉल कैप फंड्स हैं। लेकिन क्योंकि वो एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड व्हीकल है और उसकी स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल है, जैसे वहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह नहीं करते हैं आप, अनलिस्टेड कंपनीज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको वो देखना है। इस कोशिश ये की गई थी कि उसको वहाँ से थोड़ा दूर रखा जाए, और शायद इसीलिए एआईएफ को बनाया गया। बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में हेमंत सर ने समझाया कि आखिर इनको बनाने का मकसद क्या था और क्या सोच थी और किस तरह से ये काम करते हैं। और जब भी किसी फंड की बात आती है तो रिटर्न पे फोकस जाता है, जब रिस्क की बात आती है तो रिटर्न का सवाल बड़ा है। तो अमित जी बताएं कि किस तरह का रिटर्न यहाँ मिलता है और इस रिटर्न का गणित क्या है। जैसे कि हेमंत जी बता रहे थे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इक्वेशन है। रिटर्न्स आपके डबल डिजिट में भी हो सकते हैं, रिटर्न्स आपके 20s में भी हो सकते हैं, 30s में भी हो सकते हैं एनुअलाइज्ड, क्योंकि ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक सिचुएशन को लेवरेज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी आप जैसे किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, अगर तो वो स्टार्टअप अच्छा निकल गया तो आपकी वो मल्टी बैगर रिटर्न्स भी क्रिएट कर सकता है। बट क्योंकि ये फंड है तो ये डाइवर्सिफाइड इन नेचर है, तो आपको वो एक अच्छी बेट का फायदा पूरे पोर्टफोलियो में नहीं मिलेगा उस लेवल पे जितना कि एक इंडिविजुअल स्टॉक में मिल सकता है। तो ये एक कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न की रेंज बहुत वेरी करती है, और रिटर्न मतलब कि हाई रिटर्न ही नहीं, ये हाई पोटेंशियल लॉसेस भी शो कर सकता है, डबल डिजिट लॉसेस भी शो कर सकता है, -30s -40s। सो जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक हाई वॉलेटिलिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उस रेंज को अकोमोडेट और एम्ब्रेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एपेटाइट। तो जो रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस का राइट कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर में है, वो इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे मैंने बोला, आपकी रिटर्न्स की रेंज कैन बी एनीवेयर ऑन द प्लस साइड 20s 30s इवन 40s, एंड ऑन द माइनस साइड ऑल्सो इट कैन गो बैक टू 20s एंड 30s। बिल्कुल, तो ये सारा रिटर्न का गणित है और बड़ी आसान भाषा में हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि आखिर किस तरह से इस फंड का स्ट्रक्चर है, किन बातों का इसमें ख्याल रखा जाता है, और जो सबसे बड़ी बात है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स, वो इसके साथ जाता है। इसलिए इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ का होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो आम निवेशक है वो इससे दूर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हेमंत जी आपका, इसके साथ ही अमित जी आपका, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। और चलिए अब बारी है दर्शकों के सवाल को लेने की, दर्शकों के सवाल और एक्सपर्ट के जवाब का सिलसिला हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो
कॉलर हैं वो सोशल मीडिया से हैं और गणेश हैं। गणेश का सवाल है कि एक मुश्त और एसआईपी में निवेश की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। हर महीने 6,000 की एसआईपी उन्होंने की हुई है और इन्होंने अपना जो डेटा है वो शेयर किया हुआ है। और गणेश जी का जो सवाल है वो अमित जी आपसे है, आपके पास उनका पूरा पोर्टफोलियो होगा, उनको क्या सलाह होगी? जी, गणेश ने 6,000 रुपए की एसआईपी शुरू की हुई है। गणेश ऑलरेडी 10 लाख रुपए जमा कर चुके हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, जो लमसम और एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेट किया गया है। तो अगर ये 6,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू करते हैं अगले 15 साल, इनका सवाल है कि क्या मैं अगले 15 साल में 50 लाख रुपए जमा कर सकता हूं? तो 13% पर एनम की रिटर्न के हिसाब से गणेश 10 लाख की करंट इन्वेस्टमेंट और 6,000 की एसआईपी के थ्रू 93,33,33,000 रुपए जमा कर सकते हैं, जो कि गणेश की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करता है, मतलब उसको सरपास करता है। लेकिन गणेश के लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसने अपने 50 लाख की रकम जो उन्होंने टारगेट रखी है वो आज की कॉस्ट है या फ्यूचर की कॉस्ट है। तो अगर वो उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर सकते हैं तो वो अमाउंट शायद 75 लाख बनेगा, लेकिन वो भी ये इन्वेस्टमेंट उसको भी एक्सीड कर रही है। तो इनका 6,000 रुपए का एसआईपी से इनका 93 लाख रुपए जमा होता है 15 साल में 13% की एनुअलाइज रिटर्न से। मैंने एनुअलाइज रिटर्न उसके बेसिस पे लिया है जो उन्होंने स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, लेकिन जो स्कीम्स इन्होंने हमसे शेयर की है मैं सिर्फ वो कॉल आउट करूंगा जो इनको कंटिन्यू करनी है एसआईपी में। 2,000 रुपए पर स्कीम के मुताबिक ये इन 3 स्कीम में अपनी एसआईपीज कंटिन्यू कर सकते हैं। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स, SBI फोकस्ड इक्विटी, कैनरा रुपेको स्मॉल कैप, ये 3 ऑलरेडी इनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी प्लान में है। बस इन्हीं तीनों को कंटिन्यू करें और जो बाकी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो जब टैक्स एफिशिएंट गेन्स हो जाए तो आप उनसे एग्जिट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गणेश। तो गणेश के सवालों से उम्मीद करते हैं गणेश आपको इन जवाबों से आपको कुछ रोशनी मिली हो, रास्ता मिला हो। अब बढ़ते हैं अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर। मिथिलेश कुमार हैं पटना से। हेमंत जी, सवाल आपके लिए है। मिथिलेश, पूछें अपना सवाल। हेलो जी मिथिलेश, पूछें अपना सवाल। हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज, पूछें अपना सवाल। मिथिलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, मेरे पोर्टफोलियो में 11 फंड है। हेलो सर, 11 फंड है। उस फंड में मैंने वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लैक्सी कैप में 2-2 फंड लिया हो। ठीक है, मैं जी जी हाँ ज्यादा फंड है तो इसलिए मैंने वो लिया कि आगे चल के किसी जो फंड अच्छा नहीं करेगा उससे मैं एक फंड निकल जाऊं, या मैं एसआईपी करने में समर्थ हूं तो एक फंड को निकाल करके और एसआईपी को जारी रखूं। इसलिए मैंने 2-2 फंड लिया है। मिथिलेश जी ने 11 फंड्स लिए हैं। मिथिलेश जी, कोई खास वजह 11 फंड्स लेने की? 11 फंड इसलिए है सर कि वो मेरा जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप, इसमें 2-2 फंड मैंने लिया है। चलिए, हेमंत सर, क्या होगी इन्हें सलाह? फंड की संख्या तो बहुत ज्यादा है इनके पास। जी प्रशांत, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है इनका। तो उसके लिए ऑब्वियसली इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाना स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करना भी एक बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि अगर आप छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बनाना चाहते हो तो सिस्टमैटिकली एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी जो वो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इशू यहाँ पे ये है कि जैसा उन्होंने कहा भी है कि 37,500 की इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा कर रहे हैं 11 फंड्स के अंदर। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना है कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फंड लेने से जब डुप्लीकेशन होता है तो डाइवर्सिफिकेशन लगता है हमें हो रही है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि जब उस कैटेगरी के फंड गिरेंगे तो फिर वो सारे फंड उस कैटेगरी के एक तरीके से बिहेव करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, बट ब्रॉडली वो एक ही लाइन में परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है एक तो यहाँ पे स्कोप है, डेफिनेटली इनको अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से 5 या 6 फंड
अगर वो रखें अपने पोर्टफोलियो में तो सही होगा। उसका फायदा ये होगा कि जिस जिस सेगमेंट में जितना एक्सपोजर करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। जब उनको मॉनिटरिंग का जहाँ तक सवाल है वो एक अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। और जो कभी कभी क्या होता है पोर्टफोलियो के अंदर नॉन परफॉर्मिंग फंड बने रहते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं उनको छुटकारा मिलेगा। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें, और शायद इन्होंने माना भी है कि इनके पास ज्यादा फंड है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, जैसे इनके पास SBI स्मॉल कैप है, उसको बने रहें, उसमें 5000 वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर इनके पास एक ICICI का ब्लू चिप फंड है, जहां पे मैं चाहूंगा अपने अमाउंट को थोड़ा सा रीएलोकेट कर लें आप 7500। फिर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें भी आप 7500 कर सकते हैं। और एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड है, वहां पे 7500। और बाकी फंड्स की जगह मैं चाहूंगा एक फंड मैं इनको रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, जहां पे वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में 5 फंड होंगे, और जिस तरह का एक्सपोजर आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में मिलना चाहिए और एक तरीके से थोड़ा बायस भी आपको लार्ज कैप पे चाहिए, वो आपको आपके इस पोर्टफोलियो में मिलेगा। तो कंसोलिडेट कीजिए, जैसे मैंने कहा मॉनिटरिंग करना आसान होगा, शायद परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। इन्होंने एक चीज और लिखी थी कि अगर वो चाहे तो क्या इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वो कैपेबिलिटी हो कि आप सही चुनाव कर सकें, सही स्टॉक्स को चुनाव कर सकें, सेक्टर में कब इन्वेस्ट करना है, कब बाहर निकलना है। तो उसमें बहुत सारी ऑब्वियसली कैपेसिटी की और कैपेबिलिटीज की जरूरत है। अगर वो नहीं है तो फिर आप आई थिंक जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाए तो जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो से, वो काफी हद तक आपको यहाँ पे भी मिल पाएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि मिथिलेश जी आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगले जो कॉलर हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। अगले कॉलर का सवाल अमित जी आपसे है, मितुल भट्ट हैं। मितुल, पूछें अपना सवाल। द्वारिका से बोल रहा हूँ। जी जी। अभी मेरा पोर्टफोलियो तो मैंने भेजा हुआ है। मैं 13,000 की SIP पर मंथ कर रहा हूँ, और मेरा लमसम मैंने ELSS DSP BlackRock में भी 1,25,000 इन्वेस्ट किए हुए। तो पहले तो मुझे ये जानना है कि फंड कैसे है मेरे, और मैं अभी 5 साल से ये कर रहा हूँ, और मुझे अभी मैं 15 साल तक कर सकता हूँ, और मैं हर साल 10 से 15% SIP बढ़ा सकता हूँ। तो मेरा गोल है कि अभी मेरे रिटायरमेंट 2037 में है, तो तब तक मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं कितनी SIP बढ़ा सकता हूँ, वो मुझे बताइए, कहाँ तक मैं गोल अचीव कर सकता हूँ। और अभी मुझे बढ़ानी है 2 से 3,000 रुपए SIP, तो मैं कौन से फंड में बढ़ाऊँ, वो जानना है मुझे। ठीक है, ठीक है। अमित, क्या होगी इन्हें सलाह? जी, मितुल को मैं ये बोलूंगा, पहले तो मैं इनको इनकी थोड़ा सा एक कैलकुलेशन से फेमिलियराइज करा देता हूँ। ये 13,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, और जिस टाइप का पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है उस पोर्टफोलियो को मैं एक अच्छा 13 से 14% एनुअलाइज रिटर्न देने वाला एजम्पशन के साथ ले सकता हूँ। तो मितुल के इस SIP से और 1.25 लाख की जो इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये 75 लाख रुपए जमा कर सकते हैं अपने 15 साल में। जो इन्होंने अपनी एडिशनल इन्वेस्टिंग कैपेसिटी शेयर की कि वो हर साल 10% बढ़ा सकते हैं, उस एडिशनल इन्वेस्टिंग कैपेसिटी से ये आराम से अपनी रकम 1.25 करोड़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। SIP, करंट SIP में 10% हर साल अगर ये बढ़ाते हैं तो ये 1.25 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर इनके पास और ज्यादा कैपेसिटी है बिकॉज ऑफ सैलरी रेज या और किसी वजह से, तो ये ऑब्वियसली 1.25 करोड़ से भी ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इनका ये कॉम्पोजिशन जो है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैटेगरी ये अच्छा है, और मैं इनको यही बोलूंगा कि आप अपना ये 3-4 स्कीम को बरकरार रखें। इसमें SIP कंटिन्यूड रखें, जो हैं HDFC मिड कैप, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान में आप शुरू कीजिए, अच्छा इंडेक्स फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी में रखिए, कोटक फ्लेक्सी कैप में रखिए। इन 4 स्कीम में आप इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और ELSS मैं नॉर्मली किसी को रेकमेंड नहीं करता हूं जब अनलेस उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो। तो उस ATC एग्जेम्पशन को अवेल करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं EPF और PPF को यूटिलाइज करें। ATCCD के लिए आप NPS के एडिशनल 50,000 को यूटिलाइज करें, और डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो हमेशा ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में रहें, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डेट फंड हो। बिल्कुल। अमित सर, एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ सवाल है, एक बार मैं मितुल से पूछ लूं कि उनका कोई और सवाल तो नहीं। मितुल, कोई और आपकी शंका जिसका समाधान आप चाहते हो?
मुझे ये 1.5 से 2 करोड़ तक पहुंचने के लिए कितनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी, वो मुझे पूछना था। चलो मैं हर साल 10 से 15% तो बढ़ा ही सकता हूँ इसलिए, और अभी मैं 15 साल तक और 15 साल तक कर सकता हूँ। जी, जी। 5 साल तो हुए, तो 20 साल तक तो टोटल। जी। कमोबेश मेरे ख्याल से वो सवालों का जवाब दे दिया है, फिर भी कुछ रोशनी अगर अमित सर आप डालना चाहें। हाँ, तो आप इसको अगर हो सके मितुल, तो इस 13,000 रुपए की एसआईपी को 20,000 रुपए की एसआईपी करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जो आपका 10-15% इंक्रीज करने का जो प्लान है वो अगर बरकरार रहेगा तो आप 2 करोड़ का फिगर अचीव कर सकते हैं 15 साल में। ठीक है मितुल, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसी से जुड़ा अमित सर मेरा सवाल था कि ये कितना फ़ायदा ये स्टेप अप का मिलता है और किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि आमतौर पे ये सलाह दी जाती है कि आप 10 से 15% जो है वो अपने निवेश की जो सीमा है वो हर साल बढ़ाइए। इसके 2 एस्पेक्ट मैं आपको कवर करना चाहूंगा। पहला, ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट। जब आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग चल रही है, जब आपकी रेगुलर इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन चल रहा है, तो आपको उस एक्सपीरियंस के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और आप जब स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो उसी कंपाउंडिंग इक्वेशन में आप एडिशनल मनी डिप्लॉय करते हैं, तो आपका जो इम्पैक्ट होता है, एंड रिजल्ट जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आपने अगर बेसिक कंपाउंडिंग कैलकुलेशन की है तो वो 10, 15, 20, 25 साल में जो उसका इम्पैक्ट होता है वो इतना भयंकर होता है कि जो अर्नड इंटरेस्ट होता है वो टोटल कंट्रीब्यूटेड प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा हो जाता है, और वही 8th वंडर होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। सब्जेक्टिव साइड अगर मैं कवर करूं, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव साइड। सब्जेक्टिव साइड अगर मैं कवर करूं तो एक्सपीरियंस और इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन से जो आपका बिहेवियरल चेंज आता है, उस बिहेवियरल चेंज से जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टिंग का, और आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि अब आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो चुके होते हैं, आप रिस्क एडजस्टेड रिवॉर्ड को समझ चुके होते हैं, और आप अकॉर्डिंगली अपने रिव्यू प्रोसेस में अपनी एनहांस्ड एसआईपी में एडिशनल मनी डिप्लॉय करने की हैबिट डाल चुके होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड क्रिएट करता है। तो स्टेप अप एसआईपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनको एक्सपीरियंस हो वो जरूर इसको अप्लाई करें अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में। चलिए अब अपने अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। साकेत शर्मा है जबलपुर मध्य प्रदेश से। हेमंत जी के लिए सवाल है। साकेत पूछें अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सर यह है कि मेरा एक्सिस ब्लू चिप में 1,000 पर मंथ का चल रहा है दिसंबर 2021 से, और एक्सिस लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए जमा किया है मैंने मार्च 2021 में। एक्सिस लॉन्ग टर्म में 1 लाख जमा किया था लमसम दिसंबर 2021 में। इस साल फिर मुझे टैक्स सेविंग करने के लिए मैं 1 लाख रुपए, क्यों एक्सिस ब्लू चिप ये लॉन्ग टर्म का तो सही नहीं चल रहा है इस समय, लगभग एट पार ही है, तो इस साल मैं 1 लाख रुपए मैं जमा करूं कि नहीं करूं टैक्स सेविंग के लिए, या पीपीएफ में ही डाल दूं? पीपीएफ में मेरा 1,500 रुपए पर मंथ जाता है। ठीक है तो मोटा मोटी जो आपका सवाल समझ में आ रहा है वो है कि कौन से टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना आप चाहते हैं, ईएलएसएस और पीपीएफ में बेहतर विकल्प कौन सा है। हेमंत जी क्या होगी सलाह, और बाकी तो पोर्टफोलियो की बाकी चीजें आपके पास होंगी। जी प्रशांत, साकेत जी को मैं यही कहना चाहूंगा, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जिन दोनों ऑप्शन की इन्होंने बात की टैक्स सेविंग के लिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स और पीपीएफ, वो दोनों की दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग करने के लिए। और अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो आई थिंक पीपीएफ कहीं ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, एक तो आपका पैसा सेफ रहता है, दूसरा आपको जो रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में वो टैक्स फ्री होता है। तो आई थिंक काफ़ी सालों से ये हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रही है टैक्स सेविंग के लिए। तो जहाँ तक अगर मैं कंपैरिजन करूँ, इन्होंने कहा कि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था ईएलएसएस के अंदर। देखिए ईएलएसएस के अपने बहुत सारे फायदे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। ऑब्वियसली पिछले 1 साल में हमने देखा कि बाजार में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो शायद उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको देखने को मिलेगा, अगर चाहे वो ईएलएसएस हो या नॉर्मल स्कीम हो, और डिपेंड करता है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट थी। बट ब्रॉडली मैं ये कहना चाहूँगा कि ईएलएसएस की जब हम बात करते हैं तो इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये कि आप 26 ईयर ओल्ड हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के लिए अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को समझना है
तो ELSS एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। वो इसलिए है, एक तो आपकी टैक्स सेविंग होती है, दूसरा इसमें जो लॉक इन पीरियड है, हालांकि वो सबसे कम है, 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि जब आप 3 साल एक इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं, उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी आती है, उस चाह के भी आप नहीं निकल पाते, लेकिन आपको बाद में ये समझ में आता है कि वॉलेटाइल पीरियड में अगर आप अपने डिसिप्लिन को बना के रखें, अगर आप बने रहें, तो हम देखते हैं कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट वॉलेटिलिटी का आपके पोर्टफोलियो पे बहुत कम आता है। दूसरी सबसे अच्छी बात ELSS की ये है कि जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आप कुछ पैसा एलोकेट करते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जैसे आपकी रिटायरमेंट हो गई या अपने बच्चों की एजुकेशन है, उसमें जो आप इक्विटी का जो एलोकेशन करते हो, वहां पे भी ELSS को आप इस्तेमाल कर सकते हो। 3 साल के बाद जब लॉक इन खत्म हो जाए, अगर आपको लगे कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उस पैसे को जो नॉन ELSS स्कीम है वहां पे भी मूव कर सकते हो। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर आप जैसे जितना लंबा समय आप PPF में लगाते हैं, 15 साल अगर आप लगाते हैं मान लीजिए, उतना टाइम अगर आप इक्विटी को देंगे, ELSS को देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रिटर्न कहीं ज्यादा होगी। वहां पे टैक्स फ्री है, यहाँ पे आपको 10% टैक्स देना, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी अच्छी रहेगी। तो ELSS मुझे लगता है डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। अगर आपको ELSS में इस बार अगर इन्वेस्ट करना है, मैं सलाह दूंगा, तो आप IDFC टैक्स एडवांटेज को आप देख सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा कि ELSS को सिर्फ आप टैक्स सेविंग के तरीके से मत देखिए, वो उसको कोशिश कीजिए कि अपने जो गोल्स हैं आपके लॉन्ग टर्म के, उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट को अलाइन करें। तो जो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, उसका भी ड्यूअल रोल ये प्ले करेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने पिछले साल भी दिसंबर में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया, आप इस साल भी 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि इस साल तो क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास, तो आपको लमसम ही इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगले साल अप्रैल से अगर आपका मन है कि ELSS में आप इन्वेस्ट करें, वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में फिट बैठता है, या अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी करना चाहें, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा आप ELSS में इन्वेस्ट करें। तो एक तो पहली बात कि जो वॉलेटिलिटी है उसका इम्पैक्ट कम होगा, दूसरी बात एवरेजिंग का आपको फायदा होगा, तो और तीसरी बात जो बर्डन बनता है आखिर में एक लमसम इन्वेस्ट करने का, वो भी आपके पास नहीं आएगा। तो कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, आप ELSS को थोड़ा डिफरेंट नजरिए से देखिए, और इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो सिस्टमैटिक अगर तरीके से करें हर महीने, तो फिर जैसा मैंने कहा कि इक्विटी के जो नेगेटिव है शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी, वो उसका इम्पैक्ट कम होगा और आपके ऊपर बर्डन भी साल के आखिर में नहीं आएगा। तो कुछ चेंजेस कीजिए, और मुझे लगता है कि या तो आप ELSS में कीजिए, अगर आप चाहें तो दोनों कॉम्बिनेशन, बट बायस मुझे लगता है लॉन्ग रन में ELSS के साथ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हेमंत सर, और इसके साथ ही अमित सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास सलाहों के लिए और ख़ास विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके लिए एक ख़ास चर्चा, जो कि लगातार दर्शक हमसे कह रहे थे कि वो चर्चा उन्हें काफ़ी पसंद आई है। तो मनी का माइंड कनेक्शन क्या है, दिमागी कनेक्शन क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद उस चर्चा ज़रूर सुनिएगा।